हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रशांत आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार और सुप्रभात करता हूं। मित्र, आप सभी लोगों को सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी जो है ना वो जीत के लिए मिली है। हार में मिल रही है तो घबराना नहीं है, क्योंकि हारने के बाद ही इंसान जीतता है। तो चलिए फिर हम आज अपने वायरल साइंस सीरीज को स्टार्ट करते हैं और फिर इससे आगे देखते हैं कि जो हमने लास्ट क्लास में अभी बायोलॉजी का सीरीज चल रहा था उसके आगे आज हम लोग देखेंगे। आज बेसिकली कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे, आज कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स जो हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वहाँ पे कुछ चीज़ें जो है, क्योंकि बेसिक्स में लेके जा रहा हूँ, और ये जो अभी आप वन लाइनर सीरीज देख रहे हैं ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो पीसीएस सेक्शन का हो जाए, चाहे वो वनडे का हो जाए, या किसी भी प्रकार का एग्जाम अगर है, अगर आप उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो ये जो सीरीज है ये सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसे आगे बढ़ते हैं मित्र। तो आपको कुछ चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने ये जो परिवार है अपना बिहार अड्डा 24/7 का ये यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है, अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ जाएं और एक बार इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि एक ही बार करना है, डबल बार करोगे तो हट जाएगी ना। सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे आपको ये इस परिवार में एंट्री हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर बेल आइकन का बटन होगा, उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा। ये क्लास आपको रेगुलर मॉर्निंग में 6:30 AM, याद रखिए सवेरे सवेरे उठते हैं तो आपको सवेरे सवेरे 6:30 में ये क्लास आपको दिख जाती होगी। ठीक है, चलिए इस पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलते हम लोग पहले, अपना स्वागत है आप सभी का अपने सपनों को साकार करने वाले इस संघर्ष पथ में, और मैं तो प्रशांत आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसमें हमने कहा था कि ये जो सीरीज है हमारा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और बायोलॉजी हो, इसका ये वन लाइनर सीरीज के टाइप में चलता रहेगा। तो हम लोगों ने जो लास्ट क्लास किया था उसमें ये सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से डील किया था। आज इसी पर जुड़ा हुआ जो सवाल होगा, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पहले। ये सब मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, ये कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। तो इस पर जब चर्चा करते हैं हम लोग तो यहाँ पर आपको पता चलेगा, यहाँ है कहा जाता है। ठीक है, कि कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है, सवाल ये रहेगा आपके लिए। चलिए, जल को संचित करने का काम सेल में किसका होता है। तो ये सारी चीजें जो थी लास्ट क्लास में हमने कर ली थी। ठीक है दोस्तों, तो आज चलते हैं। आज इससे इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं, जी हाँ दोस्तों, ये आपको उस दिन थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, ब्राइटनेस ज़्यादा थी, आपके कमेंट्स को मैंने देखा था, इस वजह से सही तरीके से आप इसको समझ नहीं पाए थे। आज हम लोग इस पर एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग इस पर आज चर्चा करने वाले हैं और एक एक पॉइंट जो है ना इस पर आज अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आइए, सबसे पहले हम सभी लोग जानते हैं ये क्या है। तो एक प्रकार से हमने ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये हमारा एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, अर्थात ये जो है जंतु, ठीक है, जंतु कोशिका, क्या है ये, जंतु कोशिका का स्ट्रक्चर है। अर्थात जंतु कोशिका किस प्रकार की होती है और उनमें क्या क्या कोशिकांग पाए जाते हैं, उस पर आज हम थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, जो कि वन लाइनर टाइप का ही होगा। आप जब सुन रहे होंगे तो ध्यान से शब्दों को सुनेंगे। ठीक है, आपका कमेंट भी मेरे तक पहुंचना चाहिए, और कमेंट जो है आपका थोड़ा बहुत लूंगा, कारण क्या है कि सारा चीज़ मैं आपको भी थ्योरेटिकल वे में समझाने वाला हूँ। आइए, जब हम कोशिका की बात करते हैं तो सबसे पहले कहा जाता है कि कोशिका का अध्ययन क्या होता है, कोशिका होती क्या है। सबसे पहला सवाल ही आता है आपके मन में कि कोशिका होती क्या है। तो याद रखिए कि कोशिका का सिंपल सा अर्थ कह दे कि भाई जीवन की जो हमारी कार्यात्मक और संरचनात्मक जो इकाई होती है, ठीक है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ, यानी कि सबसे एकदम छोटी और मूलभूत इकाई के रूप में चलिए, यानी फंडामेंटल यूनिट समझते हैं किसी चीज का, एक मौलिक आधार की जब हम बात करते हैं तो वो होती है कोशिका। यानी कि अगर कह दे तो हमने क्या कहा कि कोशिका के विषय में जब भी सवाल किया जाए तो आपको ध्यान रखना ये है क्या, तो कहेंगे ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, और क्या मित्रों, फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी जीवों का, चाहे वो प्लांट सेल हो जाए, चाहे वो आपका एनिमल सेल हो जाए, कहेंगे किसी भी जंतु का हो या पादप का हो, उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, यानी कार्यात्मक और संरचनात्मक एक इकाई होती है, जिसके माध्यम से, इसी कोशिका के माध्यम से हमारा सारा कार्य जो होता है ना संपन्न होता है। आप कहोगे सर कोशिका के माध्यम से कैसे, कोशिका तो बहुत छोटी होती है जिसे हम खुली आंखों से सही तरीके से देख भी नहीं पाते हैं।
रीजन ये है, बात सही है कि कोशिका को हम खुली आंखों से सही तरीके से देख नहीं पाते हैं, लेकिन जो शरीर में जो पार्ट्स आप देख पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सारे कोशिकाओं से ही मिलकर बने हुए हैं। कहोगे कैसे सर, इस बात को हम कैसे समझे कि सारे कोशिकाओं से मिलकर ही बने हुए हैं? तो इसकी पुष्टि मैं थोड़ा सा कर देता हूं। आइए, जब हम फिगर आउट करते हैं एक एक पार्टों पर, देखिए ये सब जो था ना उस दिन हमने चर्चा में लाया था, लेकिन आपको अच्छे से बता नहीं पाया था, क्योंकि हमने क्या कहा कि जो जीवन की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है, फंक्शनल यूनिट जो होती है वो हमारी क्या होती है, तो कहते हैं वो हमारी सेल होती है। और यही सेल जब क्या होती है, ग्रुप में होती है, सेल का अगर ग्रुप बना दीजिए, ठीक है, तो यही ग्रुप क्या किस चीज का निर्माण करती है, तो वो टिश्यू का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है सेल? ये टिश्यू का निर्माण करती है। अर्थात बहुत सारे प्रकार के सेल कोशिका के मिलने से किसका निर्माण होता है, तो हम सभी लोग जानते हैं उसके मिलने से टिश्यू अर्थात उत्तक का निर्माण होता है। ध्यान रखेंगे, टिश्यू का मतलब क्या हुआ, उत्तक का निर्माण हुआ। और बहुत सारे उत्तक, ठीक है, बहुत सारे उत्तक यानी कि ग्रुप ऑफ टिश्यू की बात कर लें, ठीक है, इसका भी जब ग्रुप होता है, इसका भी जब हम ग्रुप कहते हैं, ग्रुप का अर्थ हुआ कि बहुत सारे उत्तकों का समूह जब आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, तो कहेंगे तब हमारा ऑर्गन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऑर्गन का निर्माण होता है। अर्थात हमने कहा, देखिए पहले से सेल है, सेल के ग्रुप को क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है। और टिश्यू के ग्रुप को क्या कहा जाता है? ऑर्गन कहा जाता है। और जब यही ऑर्गन का अर्थ हो गया अंग, क्या हो गया? अंग हो गया। और यही ऑर्गन का जब ग्रुप होता है, इस ऑर्गन का अगर हम बात कर लें, जब ग्रुप होगा तो इस ऑर्गन का यानी अंग का जो समूह है वो क्या कहलाता है, तो हम कहते हैं उसे ऑर्गन सिस्टम। क्या कहते हैं उसे? ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। एकदम छोटी सी बेसिक यूनिट है, अभी मैं बेसिक चीजों पर चर्चा करने वाला हूं, सिर्फ बेसिक चीजों पर। अब देखेंगे धीरे धीरे इस पर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हमने कहा कि स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है लाइफ का, जैसे कि हमारा पूरा बॉडी है, देखने में हाथ, उंगली, आंख, दांत, नाक, चेहरा, स्किन सब कुछ दिख रहा है, लेकिन जो चीज नहीं दिख रहा है वो क्या है? कोशिका नहीं दिख रही। लेकिन ये देखे कि ये सारा पार्ट कहाँ कोशिकाओं से निर्मित है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो हमने कहा कि सेल जो है कोशिका है, समूह है किसका, तो भाई कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, उत्तक के समूह को हम अंग कहते हैं, अंगों के समूह को हम ऑर्गन सिस्टम अर्थात अंग तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग तंत्र कहते हैं। अर्थात हमारे शरीर में बहुत सारे प्रकार के अंग तंत्र हैं। कहेंगे सर कैसे अंग तंत्र की बात कर रहे हैं आप, कौन कौन से अंग तंत्र हैं, उस पर भी थोड़ी थोड़ी चर्चा हम लोग करेंगे। अब रही बात कि ये ऑर्गन सिस्टम का अगर समूह हो जाता है, अगर इसका भी ग्रुप हो जाता है, ऑर्गन सिस्टम का भी अगर ग्रुप हो जाता है, समूह हो जाता है, तो ये किसका निर्माण करता है, तो हम कहेंगे ये तब निर्माण करता है बॉडी का। किसका निर्माण करता है? तो ये पूरे एक शरीर का निर्माण करता है, एक पूरे बॉडी का निर्माण करता है। तो यहां बताइए जो आपका शरीर दिख रहा है वो कहां से बन के निकला है, तो कहेंगे इसी सेल से निकल के आया है। इसीलिए कहा जाता है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी कि भाई पूरा बॉडी जो काम कर रहा है उसके पीछे सबसे बेसिक चीजें क्या है, तो कहेंगे यही सेल है। जैसे मान चलिए कि पूरी बिल्डिंग आपने बनाई, तो बालू जो है, बालू के कण, जो पत्थर के टुकड़े हैं, जो लोहे के टुकड़े हैं, ठीक है, जो इसमें सीमेंट के दाने हैं, कण हैं, ठीक है, पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे से, वो आपके सेल कहला जाते हैं। सीधा सा ऐसे समझना। फिर उसमें से मान चलिए कि हमने दीवार बना दी, तो दीवार एक ईंट, समझ रहे हैं, ईंट जो ब्रिक्स होता है, एक ईंट को आप सेल समझ लीजिए, एक ईंट को क्या कर लीजिए, सेल समझ लीजिए। पूरा ईंट और पूरे ईंटों के मिलने से क्या बनता है, एक दीवार का निर्माण होता है। तो जब हम इन चीजों पर फोकस करते हैं और इन चीजों को देखते हैं तो हमें अलग अलग चीजें देखने को मिलती है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो हमने जब बात कहा, क्या कहा, सेल यानी ग्रुप, टिश्यू ग्रुप की बात, ऑर्गन, ऑर्गन का ग्रुप जो होगा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम का जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है, बॉडी कहलाता है, ठीक है। अब सवाल आ जाता है कि सर सेल का जो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, स्टडी ऑफ सेल, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें मान के चलिए आपसे प्रश्न में कहा जा सकता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सिंपल सा सवाल पहले ही पूछा जाएगा, स्टडी ऑफ सेल, सीधा सा कह देंगे क्या कहलाता है, तो कहेंगे साइटोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों, साइटोलॉजी कहलाता है। यानी कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे, साइटोलॉजी, ठीक है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सबसे पहले चीजों को ध्यान से देखेंगे। अब सवाल आ जाता है कि कोशिका की खोज किसने की, क्या क्या चीजें, जो सवाल है, बहुत सारे सवाल आपके वन लाइनर टाइप्स के बनते हैं और उस पर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा आपसे करते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहेंगे। चलिए, जब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो आपको समझ में आना चाहिए इसमें नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, इसमें
रेड ही ठीक है। ठीक है, जब आपसे पूछा जाता है कि भाई कोशिका की खोज किसने की, आप सबको भी याद होगा, गारंटी रूप से याद होगा, कोशिका की खोज किसने की। सबसे यहाँ पे सवाल आता है खोज किसने की, सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि कोशिका की खोज किसने की। ठीक है, ये सवाल है आपके पास। तो क्या केवल हम सवाल को ही कर लें? नहीं, इसके पीछे थोड़ी थोड़ी राज को भी जानेंगे। अब कोशिका की खोज करने की बात करेंगे तो आप सबको नाम याद होगा कि भाई कोशिका की खोज करने वाले सर कौन थे। सर 1665 में एक व्यक्ति ने खोजा था कोशिका। कहोगे ना जी, पक्का ना कि हाँ सर, कोशिका जो थी 1665 ईस्वी में एक व्यक्ति ने खोजा था और जिनका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक था। आप सभी लोग जानते होंगे। तो भाई हाँ सही है, मान लेते हैं। तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि रॉबर्ट हुक साहब ने, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। वर्ष की बात करें तो आप कहेंगे कब, तो 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की गई थी रॉबर्ट हुक साहब के द्वारा। लेकिन सवाल यहां से ये नहीं बनता कि ठीक है रॉबर्ट हुक साहब ने कोशिका की खोज की, इस बात को हमने मान लिया कि ठीक है रॉबर्ट हुक साहब ने कोशिका की खोज की, वर्ष भी हमें पता हो गया क्या। लेकिन इसके पीछे की थोड़ी सी कुछ राज, कुछ हिस्ट्री को जानने की कोशिश किया आपने। ठीक है, इन्होंने किस प्रकार की कोशिका की खोज की, यानी कि कोशिका भी आपके जो प्रकार हैं, कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कोशिका के अगर हम प्रकार की चर्चा करें तो कई प्रकार की कोशिकाएं होते हैं। पहले अगर हम देखें तो केवल हम दो ही प्रकार की कोशिकाओं को लेकर चलते हैं, ध्यान से पहले समझें। दो ही प्रकार की कोशिका, एक को कहते हैं डेड सेल की बात करते हैं, और दूसरा जो होगा वो जो लीव जिंदा है उसे हम कहेंगे भाई लीव सेल की बात करते हैं, अर्थात मृत कोशिकाएं, मृत कोशिका। ठीक है, और दूसरा क्या कहेंगे भाई, तो कहेंगे दूसरा अजीवित कोशिका, अजीवित कोशिका। ठीक है, मृत कोशिका और अजीवित कोशिका। तो सवाल आता है कि इन्होंने किस कोशिका की खोज की थी, क्या इन्होंने मृत का किया था या अजीवित का किया था। आप में से सभी लोगों का उत्तर आएगा कि सर इन्होंने जो खोज किया था रॉबर्ट हुक साहब ने, वो किया था डेड सेल पर किया था, डेड सेल पर किया था। कहेंगे हाँ ठीक है, मान लेते हैं, मानना क्या है कि जरूरी है। और इन्होंने क्या किस पर किया था खोज, सवाल अब यहां से निकलता है। तो भाई साहब 1665 ईस्वी में आज आपके पास इतना अच्छा कैमरा आ गया है, फोन में इतने पिक्सल्स आ गए हैं, इतनी अच्छी तस्वीरें निकाल ली जाती है। देखते हैं ना कि सुंदर सुंदर सा तस्वीर आपके पास होता है और ये सारी चीजें आपके पास है। लेकिन क्या 1665 ईस्वी में क्या ये अवेलेबल होगा? नहीं होगा। मतलब एक अच्छा सा कैमरा भी उस समय हम सोच ले कि नहीं होगा। लेकिन जितने जो भी था, थोड़ी चीज यानी कि था, ऐसी चीजें थी जिसे हम नग्न आंखों से ना देख सकते थे, लेकिन इन्होंने जिसका प्रयोग किया होगा सूक्ष्मदर्शी का, उससे कम से कम कोशिका दिख गई। ज्यादा डीपली नहीं दिख पाई बेचारे को, क्योंकि जहां तक इस समय में खोज की गई थी वहां तक के चीजों को इन्होंने देखा। ठीक है, अब इन्होंने जो देखा था, ध्यान में रखेंगे, इन्होंने जो देखा था, इन्होंने किस पर देखा था, तो याद रखना कॉर्क पर इन्होंने देखा था। यानी कि ये जो डेड सेल का इन्होंने देखा था, किस पर, कॉर्क की बात करते हैं। कॉर्क की बात कह लो या आप समझ लो जैसे कि पेड़ है ना, कोई पेड़ है, ठीक है, उस पेड़ के जो छाल होते हैं, छाल समझते हो, ठीक है, पेड़ की छाल। आप यहां पे ये भी समझ सकते हो कि सर पेड़ की जो छाल थी, उस छाल पर इन्होंने कोशिका की खोज की थी। अब कोशिका की खोज की थी कि वही सूक्ष्मदर्शी जो बनाए थे, अब कुछ चीज बनाओगे तो उसको तो देखोगे ना भाई कि हम जो बनाए हैं कहाँ काम कर रहा है। तो जब इन्होंने कोशिका की छाल जो है, अब छाल किस चीज का बना होता है, तो भाई पेड़ की छाल जो है, सबसे बड़ी चीज आपको ध्यान यहां भी रखना है, जब पेड़ की छाल क्या है, उसे हम जैसे बार्क कहते हैं, कॉर्क कहते हैं, ध्यान रखना बार्क में, तो वो बना होता है, पेड़ का छाल क्या होता है, सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? सेलुलोज का बना होता है। पहले ध्यान रखना ये क्या है, सेलुलोज का बना हुआ होता है। और याद रखना कि ये एक प्रकार का पॉलीमर होता है। क्या होता है दोस्तों? कहते हैं पॉलीमर होता है, यानी कि बहुलक की बात करते हैं। ठीक है, बहुलक की बात करते हैं। तो अब रही बात, क्या ये सेलुलोज जो पेड़ पौधे में है, सवाल यहां से देखो, बहुत सारे सवाल क्लियर हो रहे होंगे, क्या ये जो सेलुलोज पेड़ पौधे में होते हैं, क्या ये जीवित होते हैं या मृत होते हैं? तो सबसे पहला सवाल ही याद रखिएगा, जो ये सेलुलोज होते हैं, तो हम कहते हैं कि जो हमारा, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा एक सेल है, मान लेते हैं एक सेल है, और इस सेल के चारों तरफ अगर हम देखें, ठीक है, तो ये हम ले लेते हैं कि भाई सेल के चारों तरफ ना ये हमारा एक सेलुलोज का परत है। रेड वाला जो है एक सेलुलोज का, हमने कह दिया कि ये एक सेलुलोज का परत है। ठीक है, ये सेलुलोज का परत है। और आपको यहां समझना है कि ये जो सेलुलोज का परत है, इसी को हम लेके चलते हैं। ये किसका सेल है? तो कहेंगे प्लांट सेल है। क्या है? तो कहना इसमें कि प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है। ठीक है, और ये जो है इसमें कहेंगे ये सेलुलोज है। क्या है? सेलुलोज है। ठीक है,
प्लांट सेल है और साथ में कहेंगे सेलुलोज है। जब हम प्लांट सेल और सेलुलोज की बातें करते हैं तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा, एक मिनट हमेशा सोचिए और ध्यान में रखिएगा कि प्लांट सेल और सेलुलोज की जब बात की जाती है तो याद रखना ये सेलुलोज जो होता है वो डेड होता है। सेलुलोज क्या होता है? डेड सेल होता है, यानी कि पेड़ पौधे का जो सेलुलोज है वो डेड होता है और यही आप कहते हो प्लांट सेल में सेल वॉल। क्या कहते हो उसे? सेल वॉल कहते हो, अर्थात हिंदी में इसे कोशिका भित्ति के नाम से जानते हो। क्या जानते हो? कोशिका भित्ति के नाम से आप इसे ही जानते हो। तो एक बहुत ही बेसिक चीज पढ़ा रहा हूं मैं, ये समझ रहा हूं कि आप में से कि जीरो हैं आप, और वहां से मैं चीजों को धीरे धीरे आपको बताते जा रहा हूं। सिर्फ वन लाइनर एक क्वेश्चंस थे, उस पर कितने प्रश्न बन रहे हैं, कितनी चीजें आपकी क्लियर हो रही है, उसको देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अर्थात हम कहेंगे रॉबर्ट हुक साहब ने जो 1665 ईस्वी में जो दूरबीन कहते हैं सूक्ष्मदर्शी बनी थी, एक प्रकार से बहुत ही प्रिमिटिव होगी उस समय। प्रिमिटिव समझ में आ रहा है? प्राचीनतम होगा, एकदम प्रिमिटिव होगा। तो बेचारे को सिर्फ सेलुलोज दिखा और उसमें उन्होंने क्या देखा? उसमें अगर हम बात करें तो उन्होंने उसमें देखा कि भाई ये जो था ना मधुमक्खी के छाते की तरह, उनको ना ऐसा कुछ आया था, उनको देखने को कुछ मिल रहा था। तो इस तरह की चीजें उन्हें देखने को मिल रहा था, जैसे मधुमक्खी का छाता होता है, मधुमक्खी का देखोगे तो यहाँ एक प्रकार से, अब सेल का मतलब कोठरी होता है। सेल का मतलब क्या होता है? कहते हैं कि एक सेल है, मतलब सेल मतलब जेल भी होता है, बैटरी भी होता है। तो यहाँ जेल की तरह एक चार दीवारी की तरह था, ऐसा इनको बहुत सारा दिखा। तो इन्होंने ही इसका नाम, एक कोठरी का नाम ही इन्होंने, रॉबर्ट हुक साहब ने क्या कह दिया कि भाई ये सेल है, अर्थात ये कोशिका है। इन्होंने ऐसा इसको प्रदर्शित किया। अर्थात रॉबर्ट हुक साहब ने जो देखा था, जिस सूक्ष्मदर्शी का तहत उन्हें प्रिमिटिव सूक्ष्मदर्शी कह सकते हैं, उसके द्वारा उन्होंने जो देखा था वो डेड सेल था, वो सेलुलोज का बना हुआ था, जो कि प्लांट सेल पर उन्होंने देखा था। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और इसीलिए सबसे पहले इन्हें हम बात करते हैं, इसीलिए क्योंकि सबसे पहले इन्होंने खोजा था। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, यहां जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं क्या कि फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो सवाल यहां से जब पूछा जाए तो फादर ऑफ साइटोलॉजी भी जिन्होंने सबसे पहले खोज किया, उन्हें तो श्रेय देना ही पड़ेगा ना। तो किन्हें देंगे भाई? तो हम कहेंगे यही रॉबर्ट हुक साहब जो हैं, इन्हीं फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, इससे जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कुछ इस तरह से, सेल के विषय में बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं इनके बाद जो आते हैं एक व्यक्ति, उनका नाम होता है एंटोनी ल्यूवेनहॉक। क्या नाम होता है? एंटोनी ल्यूवेनहॉक। इनका जो टाइम पीरियड होता है, अगर हम बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 1673 से लेकर 73-74 के बीच की जो है टाइम पीरियड इनकी होती है। 1673-74, कहीं कहीं 73 लिखाता है, कहीं कहीं 74। आपको ऑप्शंस में दोनों नहीं मिलेंगे, कोई एक ही मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर सवाल आ जाता है कि भाई एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? तो भाई देखो 10 वर्षों की उन्होंने 1665 में किया था, ये 73-74 में, यानी कि थोड़ा कैमरा और विकसित हुआ। अगर बात करें तो कैमरा क्या हुआ था? विकसित हुआ था, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया ल्यूवेनहॉक साहब ने? तो इन्होंने जो सेल खोजा था, याद रखना इन्होंने भी खोज की थी, इन्होंने भी खोज की थी। किस चीज की खोज की थी दोस्तों? तो कहेंगे इन्होंने भी कोशिका की ही खोज की थी, अर्थात सेल का ही इन्होंने डिस्कवरी की थी, खोज की थी। अब कहते हैं कि इनका जो है ये कैसे सेल कर गया था? तो याद रखना कि इन्होंने लिविंग सेल पर इन्होंने खोज किया था। ये बात ध्यान रखना, किसे? तो भाई ल्यूवेनहॉक साहब को, एंटोनी ल्यूवेनहॉक को, ठीक है ना। इसलिए और देख लो, इन्होंने जीवित कोशिका पर, याद रखना मैंने क्या कहा, जो लिविंग सेल है जीवित कोशिका पर इन्होंने अपना खोज किया था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक पूरा नाम है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। अगली बात, इन्हें एक और नाम से जाना जाता है। उस नाम के बारे में अगर मैं बात कर लूं आपसे, तो एक नाम इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। याद रखिएगा, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो ये भी आप इसे नोट कर लेंगे कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो यही जो ल्यूवेनहॉक साहब हैं, इसे ही फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। एकदम बेसिक सा चीज है, छोटी छोटी सी चीजें हैं जहां से प्रश्न निकल के आ जाते हैं, कई बार इसका ख्याल रखिएगा।
अब इनके समय तक तो जो कोशिका थी वो तो धीरे धीरे आ रही थी, अब कैमरा थोड़ा थोड़ा विकसित हो रहा था। तो कैमरा जब विकसित हो रहा था तो कैमरा मान के चलिए कि ये सेल है, तो पहले उन्होंने केवल एक सेल को देखा। जब कैमरा विकसित हो गया तो एक बीच में आ गया क्या, न्यूक्लियस, यानी कि अब कैमरा विकसित होता जा रहा है तो किसी को न्यूक्लियस दिख रहा है, किसी में इसी में सेल के बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जो हैं उसको कोई देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। मतलब अलग अलग व्यक्ति, यानी कहेंगे अलग अलग वर्षों में कैमरा जो था, ठीक है, देखने की हम बात करें, सूक्ष्मदर्शी जो माइक्रोस्कोप था वो विकसित होता चला जा रहा है और सारे व्यक्ति को एक एक चीज की खोज करने की यहाँ पर श्रेय जो है मिलता हुआ चला जा रहा है। बस हमें थोड़ी सी चीजों को याद करना पड़ेगा। और इसी में अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, केंद्रक होता है। यानी कि पता चला कि कोशिका के अंतर्गत क्या है, एक केंद्रक है, अर्थात एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। और इस न्यूक्लियस की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था, कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, तो सबको पता होगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अर्थात अगर हम बात करें, देखो ड्यूरेशन देखो, कैमरा धीरे धीरे विकसित, 2010 का कैमरा क्या था, 2015 का कैमरा क्या था और 2022-23 में कैमरा का क्या सीन है, ये अब आपको भी पता चल रहा होगा। तो जब हम बात करते हैं केंद्रक का, तो 1831 ईस्वी में, बताओ कि 19वीं शताब्दी में आके कैमरा की स्थिति, यानी कि सूक्ष्मदर्शी जो है उसे देखने की स्थिति और उसकी जो पिक्सल पावर है जो जो बढ़ती चली जा रही है और इसके अंदर की एक एक चीज जो है मिलती हुई चली जा रही है। यहां तक तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। मुझे लगता है कि यहां तक कोई दो राय नहीं हो रहा होगा। क्लियर हो चुका होगा यहां तक सारी चीजें, ठीक है। अब रही बात कि इसी के बाद एक व्यक्ति और आते हैं जिनका नाम है स्लाइडेन और स्वान। क्या नाम है, स्लाइडेन और कौन थे, स्वान थे, जिन्होंने क्या किया था, तो याद रखना इस दोनों व्यक्ति ने कोशिका सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया था। इसका ख्याल रखेंगे कि स्लाइडेन और स्वान जो थे कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था। और कोशिका सिद्धांत की जब हम बात करते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल अगर आपसे पूछा जाए क्या इसकी थ्योरी रही थी कोशिका सिद्धांत, जिसको स्लाइडेन स्वान ने कहा था, तो इन्होंने कहा कि देखो प्रत्येक कोशिका की जो उत्पत्ति है ना वो अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न हुआ है। सबसे बड़ी चीज पहले ध्यान रखना, यानी कि कोई भी कोशिका अगर एक से ज्यादा है, ध्यान रखना, मान के चलो जैसे हम लोग क्या हैं, यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक का अर्थ हुआ जो पूरी तरह से डेवलप्ड कोशिकाओं के समूह को ही हम क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक कहेंगे। अर्थात आप देखें डेवलप और अनडेवलप्ड के आधार पर तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। डेवलप्ड और अनडेवलप्ड के आधार पर देखेंगे तो कोशिका कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। यानी कि एक होता है हमारा यूकैरियोटिक और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो होती है ये प्रिमिटिव समझ लीजिए और ये पूरी तरह से विकसित नहीं होती है, अनडेवलप्ड होती है। जबकि वहीं यूकैरियोटिक की बात कर लें तो ये पूरी तरह से डेवलप्ड जो है सेल होती है। तो इन्होंने जो कहा स्लाइडेन स्वान ने कि प्रत्येक जो कोशिका है अगर एक से अधिक है तो उसकी उत्पत्ति कहां से, अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उसका उत्पन्न हुआ है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि कोशिका का पूरा जो रेगुलेशन होता है वो कौन डिपेंड करता है, कौन करता है भाई, तो कोशिका का केंद्रक जो है वही उसे कंट्रोल करता है। इसी कारण से कोशिका के केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। यहां तक चीजों को ध्यान में रह रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब रही बात, एक चीज और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मृत कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। एक सवाल बहुत बार पूछा गया है कि मृत कोशिकाएं हैं, अगर मान चले कि कोई डेड सेल है, ठीक, जैसे सेलुलोज क्या है, डेड सेल की बात करते हैं, तो मृत कोशिका को क्या कहा जाता है। यह सवाल आपसे कई बार एग्जाम में पूछा है, थोड़ा सा पेचीदा प्रश्न है, ध्यान रखना है। जो मृत कोशिकाएं होती हैं दोस्त, ठीक है, जो मृत कोशिकाएं होती हैं, मृत कोशिका को क्या कहा जाता है, तो नेफ्रोसिस का नाम याद रखिएगा। क्या कहा जाता है, नेफ्रोसिस जो है, मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस के नाम से जाना जाता है। डेड सेल को क्या कहते हैं, नेफ्रोसिस कहा जाता है। और इसमें अब आपसे जो सवाल पूछा जाएगा, अभी एक एक पर चर्चा ही कर रहे हैं, अगली सीरीज में और इस पर चर्चा करते हुए चलेंगे, विद फिगर लेके चलेंगे। फिगर तो है ही, कोई इशू नहीं है। हमने कहा कि नेफ्रोसिस किसे, मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहा जाता है। देखो वन लाइनर ही देखे तो बहुत सारे सवालों को हमने यहां पर किया है, अभी ऐसा नहीं है कि कम सवाल को, बहुत सारे सवालों को हमने किया है। तो नेफ्रोसिस की बात, अगली बात आपसे कहा जाता है कि भाई हमने कहा, अब आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी कोशिका क्या है, सबसे बड़ी कोशिका क्या है, सबसे लंबी कोशिका क्या है। तो सबसे छोटी कोशिका इसे हम कहते हैं PPLO या माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकमा कहते हैं। सबसे छोटी क्या होगा, PPLO, ठीक है, PPLO कहिए या आप कह दीजिए माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकमा। आपको पता होगा शुतुरमुर्ग का अंडा वाला पता होगा, ऑस्ट्रिच का, और दूसरी बात आप तंत्रिका तम नर्व सेल्स आपको पता होगा। तो ये जो कोशिका एक लंबा होता है और एक सबसे बड़ी होती है, एक सबसे छोटी होती है, ये तीनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका तो आपको शुतुरमुर्ग का अंडा का ध्यान रखना, और नर्व सेल्स तंत्रिका तंत्र की बात कर ले, ठीक है ना, तो ये कोशिका जो होती है, ठीक है, ये बात क्लियर हो चुका है,
ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका तंत्र जो है, सबसे छोटी कोशिका तंत्र वो कहाँ कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका तंत्र पूछे तो याद रखिएगा ब्रेन सेल या आप स्नायु कोशिका याद रखिएगा। सबसे छोटी कोशिका तंत्र बोले, तंत्र की जब बात कर दे तो आप कह देना स्नायु तंत्र। क्या बोलोगे? स्नायु तंत्र जो है सबसे छोटी कोशिका कहां पर पाई जाती है, तो ब्रेन में पाई जाती है। स्नायु तंत्र याद रखना, नेफ्रोसिस याद रखना। देखो जो चीज आप जान रहे हो तो कोई बात नहीं, कुछ अलग अलग चीजें जो है जिसे आपको जानना चाहिए। मुझे लगता है कि आप अच्छे तरीके से इन चीजों को जान गए होंगे और समझ लिए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं कॉपी में। बाकी इसकी सीरीज और भी आगे हम फिर इसे अपलोड करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। ठीक है, चलिए इस पर जब हम चर्चा करने के लिए आए थे तो इस पर कुछ चीजें और थी। जब हम कोशिका के विषय में बात करते हैं तो ये सारा कुछ आपको मैं एक एक करके अभी बताऊंगा, अभी नहीं अगले सीरीज में मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, लाइसोसोम, माइक्रोविली, न्यूक्लियस, माइट्रोविलस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, जितनी भी सारी चीजें हैं इस पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग अगर आप तक्षशिला बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो, ठीक है, इसका डेट अभी एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, ये 4 अप्रैल से ये जो है आपकी बैच अभी स्टार्ट होगी, अभी एक्सटेंड कर गया है आप ही सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो आप में से 2 दोस्त अभी तक इस बैच से नहीं जुड़े हो तो जल्द ही इस बैच से जुड़ जाए। साथ ही साथ अभी बिहार बीएड का बहुत ज्यादा, ठीक है, बिहार बीएड आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए अभी हमारी जो अड्डा की टीम है, बेस्ट टीम है, वो आपके साथ यहाँ पर खड़ी है और क्रैश कोर्स जो है लेके आई है। अगर आप अभी तक इस क्रैश कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जाइए अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पर, वहां पर स्टेट एग्जाम्स के बिहार में जाइएगा और वहां पर जाके आप बिहार बीएड का कोर्स आप जल्दी से जल्दी ले लीजिए, जिससे आपके बीएड का एंट्रेंस एग्जाम पास होगा तो आपके शिक्षक बनने के रास्ते जो हैं क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आप पहले एडमिशन लेंगे, बीएड करेंगे, उसके बाद ही तो शिक्षक बनेंगे ना। तो शिक्षक बनने के लिए आप इस क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि आपका 21 मार्च से क्रैश कोर्स जो है स्टार्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसे परचेज करने के लिए इस पर डिस्काउंट कोड जो है वो आप Y668 का लगा लीजिएगा। ठीक है, डिस्काउंट कोड क्या यूज करना है? Y668 का आपको डिस्काउंट कोड इसमें यूज करना है, जो आपको केबल और केबल, अगर आप Y668 का यूज करते हैं कोड, क्या यूज करना है? Y668। ठीक है, अगर आप ये यूज करते हैं तो केबल और केबल 735 रुपये में ये बैच जो है आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप अड्डा के एप्लीकेशन पे प्ले स्टोर पर जाइए और अड्डा के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और वहां से इस दोनों बैच से आप जरूर जुड़े। अभी आपके लिए बेस्ट है कि भाई आप बिहार बीएड के लिए एंट्रेंस के लिए आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, जुड़े रहे बिहार अड्डा 24/7 के साथ। फिर मिलते हैं अगले सीरीज में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।